हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। इसमें देखिए जो मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चला रखी है जो कि आपकी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो उसमें मैं आपके अब तक 6 से 15 नंबर तक के प्रैक्टिस सेट पेपर्स करवा चुकी हूँ और अब मैं इसमें आपका जो मेरे 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट्स बचे हैं वो कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अपने करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 किया था, इसमें 2 प्रश्न जो हैं उनके उत्तर आंसर सीरीज़ जो है आपकी उसमें इनकरेक्ट दिए गए थे। हालांकि एक को मैंने हाल की हाल वीडियो में ही सही करा दिया था और दोनों ही जो प्रश्नों के सही उत्तर हैं वो मैंने कमेंट बॉक्स में उसी वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा से दोनों को ही रिपीट कर दे रही हूँ। देखिएगा, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? पहला है आपका आंध्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है आपका ध्रुवीय क्षेत्र, तीसरा है आपका समशीतोष्ण क्षेत्र, जब और चौथा है आपका समुद्री क्षेत्र। तो देखिए, जो वो बुकलेट थी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपकी घटना चक्र की, उसमें जो उत्तर दिया था वो दिया था आपका डी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंध्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो हमारी जैव विविधता पाई जाती है वो हमारी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाई जाती है, जैसे कि आपके अमेज़न है या आपका जो बेसिन है कांगो बेसिन है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी क्षेत्र हैं वो सब भी इसमें शामिल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। आगे देखिएगा, जो नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन नंबर 20 है वो, तो इसका तो मैंने वीडियो में सही करा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए, कोलिया विद्रोह लोगों से संबंधित था, है ना? किन लोगों से? छोटा नागपुर के, गुजरात के, बंगाल के या असम के? तो देखिए, जो आपका कोलिया विद्रोह था वो आपका छोटा नागपुर के लोगों से संबंधित था। ये देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए देखते हैं। शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा कि शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कौन सा नहीं है। तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है? बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना, सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना या अपने अपबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाहरी अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। तो देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। कब? जब ये कहा जाता कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि क्या नहीं है ना? नहीं। तो देखिए, सख्त ऑप्शन नंबर सी, सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना, ये आपका शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि देखिए, शिक्षण व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह उन तरीकों को सीमित करता या बढ़ाता है जिससे शिक्षार्थी संकल्पनाओं और विचारों को सीखते या आत्मसात करते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों में बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना और अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करके आंतरिक और बाहरी अनुभवों के साथ या मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं यानी लर्नर्स की सहायता करना, ये सभी क्या है? शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस रिस्पेक्ट में सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है कि शिक्षण के उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय नहीं है? ऑप्शन है आपके थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 237 और यूरेनियम 238। विखंडनीय कौन, ये कह रहे हैं निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय है ना? तो देखिए, दिए गए विकल्पों में मौजूद सभी तत्व क्या हैं? ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे तत्व हैं ये सभी? रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब देखिएगा, रेडियो एक्टिव तत्व हैं ये चारों की चारों, है ना? परंतु इनमें प्लूटोनियम, कौन सा? प्लूटोनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम 239 कैसा है आपका? विखंडनीय है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि कम ऊर्जा प्राप्त कर इसके नाभिक टूट जाते हैं।
अन्य तत्व जबकि समस्थानिक तुलना में अधिक स्थिर रहते हैं। जबकि ये क्या है, कम ऊर्जा अगर इन्हें मिलेगी तो ये आपके कैसे हो जाते हैं, ये आप इसके जो नाभिक होते हैं वो टूट जाते हैं। किसके? प्लूटोनियम के, प्लूटोनियम 239 के। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं आपके सीखने की अभिप्रेरणा, प्रदर्शन लक्ष्य, आगे देखते हैं दक्षता लक्ष्य, सकारात्मक अभ्यास, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये फिर से पढ़ लीजिए, अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीखने की अभिप्रेरणा। क्या कहा जाता है? सीखने की अभिप्रेरणा। देखिए अधिगम में अभिप्रेरणा का बहुत अधिक महत्व होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो अधिगम करता यानी लर्नर को अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा अनुक्रिया को बनाए रखने के लिए भी बांध रखता है ना, बाध्य रखता है या करता है। यह लक्ष्य आधारित और उद्देश्यपूर्ण होता है। अतः जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अभिप्रेरणा व्यक्ति को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य रखती है ना, और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अभिप्रेरणा का महत्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यानी सीखने की अभिप्रेरणा आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, संदर्भ सूची से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है ना। संदर्भ सूची, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संदर्भ सूची जो है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए संदर्भ सूची का मुख्य उद्देश्य शोध में दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना होता है ना, और अनुसंधान करते समय अनुसंधानकर्ता अनेक ग्रंथ, लेख, दस्तावेज और पांडुलिपियों आदि का अध्ययन व मनन करता है एवं उनसे अनेक के को अपने प्रतिवेदन में लेता है। ठीक है, उद्धृत करता है। इन सभी का उपयोग अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शोध में करता है, जो अनुसंधान में क्या कहलाते हैं? अनुसंधान के स्रोत संदर्भ होते हैं या कहलाते हैं। तो देखिए इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? संदर्भ, पहले तो प्रश्न पढ़ लें दोबारा। संदर्भ सूची से, देखिएगा, संदर्भ सूची से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना, सूचपरक निर्णयन, शोध को अलंकृत करना या बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, किस शोध अभिकल्प या डिजाइन में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा, है ना, चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है? चयनित किया मतलब आप किसी चर को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका आप चयन कर रहे हैं। ये किस शोध में होता है? तो देखिए आप पहले ऑप्शंस देख लीजिएगा। प्रायोगिक शोध अभिकल्प, है ना, प्रायोगिक शोध अभिकल्प। दूसरा है आपका ऐतिहासिक शोध अभिकल्प। तीसरा है आपका कार्योत्तर शोध अभिकल्प और चौथा है आपका वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध अभिकल्प। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि आप चर को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि चयनित कर रहे हैं। तो ये कब होता है? कार्योत्तर, है ना, ये आपका क्या है? कार्योत्तर शोध अभिकल्प में। देखिए इसमें क्या होता है, कार्योत्तर अनुसंधान को तथ्य के बाद, है ना, तथ्य के बाद शोध के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? देखिए तथ्य के बाद, ठीक है, इस रूप में भी हम इसको जानते हैं। किसको? कार्योत्तर शोध अभिकल्प को। कार्योत्तर अनुसंधान अप्रयोगात्मक अनुसंधान माना जाता है, क्योंकि जो आपका विषय होता है, जो टॉपिक होता है, उसका आप रैंडमली सिलेक्शन नहीं करते हैं, यानी कि यादृच्छिक रूप से चयन नहीं करते हैं, बल्कि एक विशिष्ट विशेषता के आधार पर सामूहिकृत किया जाता है। और देखिए कार्योत्तर शोध अभिकल्प में अलग अलग समूहों का विश्लेषण किया जाता है और फिर स्वतंत्र चरों तथा आश्रित चरों के मध्य
क्या करते हैं हम, संबंधों की तुलना की जाती है। देखिए कार्यों, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाता है कि इसमें हम चर को नियंत्रित नहीं करते, उसकी अपेक्षा हम चयनित करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, आंकड़ों के तृतीयक स्रोत हैं, कौन से हैं आंकड़ों के तृतीयक स्रोत, है ना। तो देखिए डेटास कितने प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके प्राइमरी, एक होते हैं एक सेकेंडरी, और लास्ट होता है आपका कौन सा, लास्ट होता है तृतीयक। ठीक है, तो देखिए फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर, दूसरा है आपका सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, या प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, या नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। देखिए सबसे पहले प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, ये क्या होता है, मीन्स प्राइमरी डेटा कौन सा होता है। देखिए क्या होता है, जो आप खुद कलेक्ट करते हैं, यानी जो रिसर्चर होता है वो खुद जाता है और खुद कलेक्ट करता है, चाहे वो अनुसूची के माध्यम से करे, चाहे वो ओरली किसी से कुछ इन्वेस्टिगेशन करके आप डेटा कलेक्ट करे, या वो इंटरव्यू के थ्रू करे, या वो अवलोकन के थ्रू करे, मतलब जो भी उसने डेटा कलेक्शन करा है वो उसने खुद करा है ना। और सेकेंडरी में क्या होता है, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को वो अपने किसी भी शोध में या रिसर्च में यूज़ करता है, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। ठीक है, और जबकि देखिए तृतीयक में क्या होता है, देखिए जब आंकड़ों के संबंध में प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसे आंकड़ों का तृतीयक स्रोत कहते हैं। यानी कि जो आपके डेटा है, जब आप उसमें दोनों ही सोर्सेज का यूज़ करेंगे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका टर्शरी फॉर्म ऑफ डेटा कहलाएगा। ठीक है, तृतीयक स्रोत कहलाएगा डेटा का, है ना। देखिए जहाँ प्राथमिक स्रोत में वास्तविक समय के साथ स्थिति पर उपलब्ध आंकड़ों को शामिल किया जाता है, वहीं सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किए गए आंकड़ों को शामिल कर लेते हैं। इसी प्रकार या इस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को हम क्या कहते हैं, तृतीयक स्रोत कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7, NBOD, NBOD इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता रही हूँ, इसका है आपका नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए क्या है, ये जो होता है आपका NBOD, ये पानी में घुले हुए नाइट्रोजन यौगिकों का ऑक्सीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना। जो पानी होता है, जो जलाशय होता है, कोई तालाब होता है या कहीं भी जो पानी होता है, उसमें जो नाइट्रोजन के घुले हुए यौगिक होते हैं उनका ऑक्सीकरण करने के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके, उनके द्वारा जो ऑक्सीजन की मात्रा प्रयोग की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका NBOD यानी कि नाइट्रोजिनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको अपनी वीडियोस में BOD के बारे में भी बताया था और OD के बारे में भी बताया था। बताइए ये दोनों क्या हैं और इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है। मीन्स इज देयर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन BOD एंड OD और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इफ यू नो द आंसर और इफ यू नो द करेक्ट आंसर देन प्लीज डू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 8, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है ना। आर्सेनिक प्रदूषण भूजल में, ये तो आपको पता ही होगा कि जो आर्सेनिक प्रदूषण होता है वो ज़मीन के अंदर, जो भूमिगत जल होता है उसके अंदर पाया जाता है ना। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, आर्सेनिक के ऑक्साइड के कारण, आर्सेनिक के सल्फेट के कारण, आर्सेनिक के अम्ल के कारण या आर्सेनिक के नाइट्रेट के कारण। तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्सेनिक के अम्ल के कारण। ठीक है, इस वजह से ही भूजल में आपका आर्सेनिक प्रदूषण होता है। देखिए जो भूजल होता है उसमें आर्सेनिक प्रदूषण का कारण क्या है, आर्सेनिक अम्ल, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और आर्सेनिक क्या है, ये एक केमिकल फैक्टर है या एलिमेंट है ना, या ये एक रासायनिक तत्व है। यह आर्सेनिक दूषित भोजन खाने से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। आर्सेनिकोसिस आर्सेनिक विषाक्तता का एक चिकित्सीय शब्द है जो बड़ी मात्रा में शरीर के अंदर आर्सेनिक संचय से होता है।
इससे हथेलियों और तलवों में हाइपरकेराटोसिस, कौन सी, हाइपरकेराटोसिस हो जाता है। यानी इसकी वजह से कौन सा हमें रोग हो जाता है, वो हमें हो जाता है हाइपरकेराटोसिस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, या लास्ट है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका ISP का पूर्ण रूप है। ठीक है, आगे देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में क्या प्रयोग किया गया था, बताइए क्या प्रयोग किया गया था। तो देखिए, निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टर्स का, IC चिप्स का, या सूक्ष्म संधारित्रों का, है ना। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हमने फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में किया था, ट्रांजिस्टर्स का सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया था, थर्ड में हमने कौन सा करा था, IC के चिप्स का किया था। ठीक है, और फोर्थ में हमने क्या करा था, तो देखिए इसमें हमने करा था यूज़ किसका, सूक्ष्म संधारित्रों यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स, है ना। ये वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका क्या, माइक्रो प्रोसेसर्स का। तो इनका प्रयोग हमने फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया था। सो आंसर नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि फोर्थ पीढ़ी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। एक्साबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या पेटाबाइट, बताइए कौन सी सबसे बड़ी है। क्या आपको इसका उत्तर पता है। तो देखिए, ये है आपके इन चारों ऑप्शंस में से एक्साबाइट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। देखिए, कंप्यूटर के रेफरेंस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। तो देखिए, हार्डवेयर क्या है आपका, देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हार्डवेयर आपका क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे माउस को आप कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, और आप इसको कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, है ना। जबकि आपका सॉफ्टवेयर क्या हो गया, तो देखिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका जैसे विंडोज़ XP, है ना। विंडोज़ XP जो है वो आपका हार्डवेयर नहीं है, जबकि कीबोर्ड और आपका माउस जो है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है ना। और देखिए, ये आपका जो रीड ओनली मेमोरी है, ये भी क्या है, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नहीं पूछा है ना, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। FTP क्या है ना। FTP क्या है, तो देखिए इसका मतलब है आपका, मैं सीधे आपको आंसर बता रही हूँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FT का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। अब देखिएगा, भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। 1973 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो देखिए, 1975 में भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ एक चीज़ और बताइए, चलिए इस प्रश्न में मुझे भी ध्यान आई है। क्या आप बता सकते हैं इनकी जो स्थापना है, इनकी जो स्थापना है किस डेट में हुई। तो ये आपकी हुई थी 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। और आप क्या बता सकते हैं, सबसे पहले आपके ग्रामीण बैंक 2 जगह खोले गए थे, कहाँ कहाँ। चलिए एक ऑप्शन तो मैं आपको बता रही हूँ, मुरादाबाद। क्या आप बता सकते हैं दूसरे जगह का नाम, दूसरी जगह कौन सी थी। एक हो गया मुरादाबाद, दूसरा कौन सी जगह थी, उसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है किससे, यानी 21A क्या है। अल्पसंख्यक अधिकार से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, ये जो है आपका 46वां, है ना, 46वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, है ना, 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। और इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था, 21 का। कौन सा, 21 का या 21A, है ना।
जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों या बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? तो वो आपका करेगा भारत का संविधान, है ना। तो इसी तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का अधिकार, ये मैंने दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प योजना कौन सी? उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प योजना, पहली बात तो ये कहाँ की है? यूपी की। किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है? तो देखिए, कुपोषण समाप्त करने हेतु, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु, परित्यक्त, है ना, परित्यक्त महिलाओं के शरण हेतु, या स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा हेतु। तो देखिए, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो कौन सा बनता है? बताइए, अगर आपने सोच लिया हो तो देखिए, इसमें आपका बनता है कुपोषण समाप्त करने हेतु। ठीक है, कुपोषण समाप्त करने हेतु शबरी संकल्प योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? आपके यूपी में की गई, और ये कब की गई थी? 2017 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? पृथ्वी तल के सबसे निकट जो आपकी वायुमंडल की परत है उसका क्या नाम है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर ही आपकी 5 परतें हैं, है ना। क्या क्या नाम है बताइए, कमेंट करके बताइए क्रम से, अगर पता हो तो, है ना। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है आपका कौन सा? आयनोस्फेयर, नहीं सॉरी मीजोस्फेयर, फिर है आपका आयनोस्फेयर, और फिर है आपका एक्सोस्फेयर, है ना। चलिए बताइए, मौसम संबंधी बदलाव किस आपकी वायुमंडलीय परत में होते हैं? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं? सबसे निकट पृथ्वी तल के, तो बताइए कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर हो गई ना, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके सबसे नियरेस्ट कौन सी है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और देखिए, यहीं पर आपकी क्या होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश होना, कोहरा होना, ओलावृष्टि होना आदि। ठीक, नेक्स्ट देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था, या किस मिसल में हुआ था? तो देखिए, डले नालिया, फुलकिया, सुकरचकिया या अहरुवालिया। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका सुकरचकिया। ठीक है, आपके महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल में हुआ था, और कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? यानी जो आपके संघ लोक सेवा आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं, इनको पद को किस आपके अनुच्छेद के द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद है वो आपका 317। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फारूक सियार, है ना। तो देखिए, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा फारूक सियार, है ना। इसने 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चूंगी दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी। चलिए, अच्छा, क्या आप बता सकते हैं ये आपका जो कहना चाहिए चित्रकला का स्वर्णकाल इन तीनों में से किसके समय में कहा जाता है? क्या बता सकते हैं? तो ये कहा जाता है जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। ठीक है, और अच्छा, बहादुर शाह, ये जो है आपके बहादुर शाह जफ़र, इनका क्या, किस लिए इनको हम लोग बार बार याद करते हैं या इनका नाम आता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, है ना। और अकबर, इनका क्या था? अकबर का बता सकते हैं इन्होंने कौन सा धर्म चलाया था? तो इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। कौन सा? दीन ए इलाही। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले
कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए ये 4 दिए हैं अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा गिवन ऑप्शंस के अनुसार। देखिए इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर नगर और फिर जौनपुर, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, फिर इन ऑप्शंस के अनुसार आजमगढ़ में है, फिर कानपुर में है और फिर आपके जौनपुर में है, ठीक है। तो इनमें क्या है, अधिकतम जनसंख्या। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर उपहार ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, कृषि आय पर कर, नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक दान या उपहार या संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है कौन सा, कृषि आय पर कर, ये इनका नहीं है। किनकी, ये जो आपकी ग्राम पंचायत है इनकी आय का साधन नहीं है कृषि आय पर कर, ठीक है। ये किसकी आय का साधन है, ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी आय का साधन है, जबकि बाकी सारे जो है ना ये आपके ग्राम पंचायतों की आय के साधन हैं। कौन कौन से, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर, ये तीनों ही आते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ की पूछ रहे हैं तो कौन करता है, राखीगढ़ी, मांडा, रोपण या आपका हड़प्पा, कौन सा करता है। तो देखिए ये आपका क्या करेगा, जम्मू कश्मीर में अवस्थित मांडा करता है। जम्मू कश्मीर जो राज्य है ना, यहाँ पर आपका मांडा नाम का एक स्थान है, वहाँ पर ही आपकी हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। कौन सा, देखिए मांडा। जबकि दक्षिणी सीमा में कौन सा है, दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है। और आपकी जो पूर्वी सीमा है इसमें कौन सा आता है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और आपका पश्चिमी सीमा में सुतकागेंगडोर, सुतकागेंगडोर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति जो थी उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण आपका मांडा करता था, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और आपकी जो दक्षिणी सीमा थी उसमें दैमाबाद, और फिर आपका पूर्वी सीमा में कौन सा था, आलमगीरपुर, और आपका जो पश्चिमी सीमा थी उसमें था सुतकागेंगडोर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, तिस्ता नदी जल विवाद किन के बीच में है। तिस्ता नदी, तो देखिए ये क्या भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत एवं म्यांमार के बीच में है, या नेपाल एवं बांग्लादेश के बीच में है। तो देखिए ये आपका किस किस के बीच में है, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा है, तिस्ता नदी जल विवाद है। देखिए तिस्ता नदी भारत में सिक्किम, है ना, एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पहुँचती है, आपकी बांग्लादेश, जो आपका सिक्किम है। सिक्किम के लेफ्ट में कौन सा आपका देश है, और राइट में कौन सा है, यानी पूर्व में, और ऊपर कौन सा है, बताइए, चलिए कमेंट करिए। मैंने आपको सब ये बता रखा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है और ये आपकी बांग्लादेश से होती हुई कहाँ पहुँचती है, सॉरी बंगाल से होती हुई आपकी ये बांग्लादेश में पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इन दोनों में, भारत में और बांग्लादेश में, इस नदी को लेकर विवाद है, ठीक है। अब देखिए 2011 के अंतरिम समझौते के अनुसार तिस्ता के जल का 42.5% कौन यूज़ करेगा, तो वो करेगा आपका प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। और बाकी आपका 37.5% कौन यूज़ करेगा, बांग्लादेश। कौन करेगा, बांग्लादेश जो है आपका वो यूज़ करेगा इसके पानी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसका युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए वुड्स डिस्पैच, क्या ये 1854 से संबंधित है, करेक्ट। हार्टोंग समिति, क्या ये 1929 से संबंधित है, करेक्ट। हंटर समिति, क्या ये 1882
और 83 से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट, या हंटर कमीशन आप बोल सकते हैं। फिर है आपका सेडलर कमीशन, क्या ये 1858 से संबंधित है? नहीं, ये आपका कब से संबंधित है बताइए? ये आपका 1917 से संबंधित है। कौन सा कमीशन? सेडलर कमीशन। नेक्स्ट देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय किसानों में इतिहास में संगठित असहयोग भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का पहला उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो देखिए, ये आपका घटित कहाँ पर हुआ था? बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में ये आपका घटित हुआ था। क्या? ये आपके जो भारतीय किसान हैं, है ना, इनके संगठित असहयोग का पहला उदाहरण आपका बिहार और बंगाल राज्य में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और 1936 में स्थापित कौन सी? अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, ये आपकी क्या थी? प्रथम किसान संगठन था। कौन सा? 1936 में स्थापित आपका अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, आगे देखिएगा, 18वां, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? ये तो अभी हुआ है जनवरी में, है ना। तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। अच्छा, इसकी थीम बता सकते हैं? और ये कब से कब तक हुआ था? तो ये आपका 8 से 10 जनवरी 2025 में हुआ था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या थी? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। सो दिस मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आईओसी के 141वें सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल किया गया था। और जबकि इसमें कौन सा शामिल नहीं है? 5 खेल थे, तो उनमें से कौन सा एक नहीं है, वो आपको मतलब इन चारों ऑप्शन में से वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 144 आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना। इसका जो 141वां सत्र है वो आपका 15 से 17 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ था? अगर ये पूछे तो मुंबई। ठीक, और देखिएगा, इस सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को, कितने? अब जो 2028 में खेल होंगे उसमें 5 खेलों को, 5 गेम्स को शामिल करने का निर्णय लिया गया। कौन कौन से? देखिए, T20 क्रिकेट, T20 ये रहा आपका T20 क्रिकेट, फिर है आपका बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फिर है आपका फ्लैग फुटबॉल, और चौथा है आपका कौन सा? चौथा है आपका स्क्वैश। कौन सा? स्क्वैश, है ना। और लास्ट है आपका ले क्रॉस। कौन सा? ले क्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है आपका टेस्ट क्रिकेट ये शामिल नहीं था। कौन कौन से शामिल थे? T20 क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, देन आपका बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, देन आपका स्क्वैश, देन आपका लेग क्रॉस। ठीक है, ये 5 गेम्स आपके शामिल हैं। आगे देखिएगा, नेफी थ्रोमाइसिन निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, ये आपकी क्या चीज़ है? भारत में प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है क्या? नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, और ये 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री कौन से? जितेंद्र सिंह, ठीक है, ने इनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक दवाई कौन सी? नेफ्रीथ्रोमाइसिन। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष देश कौन सा है? तो देखिए,
नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे या आपका फिलीपींस। तो देखिए, आप देखिएगा इसमें किसका है, डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये आपका नंबर 1 पर है ना, किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो है आपका बाकू अजरबैजान में आयोजित यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कोप 29 का आयोजन हुआ था ना। कोप 29 का कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था, जिसमें जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया गया था। इसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। अच्छा, ये बताइए तो इंडिया की क्या रैंक है इसमें, इंडिया की रैंक क्या है बताइए। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, 8th, 9th, 10th या 7th, बताइए। तो देखिए, इसमें है 10th। कौन सी रैंक है इंडिया की, 10th। किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में इंडिया की रैंक 10th है। और टॉप पे कौन सा कंट्री है, डेनमार्क। तो देखिए, यहाँ पर ये वीडियो मेरी समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।